बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज हम फर्स्ट ईयर की न्यू बुक से एक न्यू चैप्टर का स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम ए सेल्यूलर लाइफ है। अच्छा देखें, ए सेल्यूलर लाइफ से क्या मुराद है। यानी कि हम इस चैप्टर के अंदर उन पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, उन पार्टिकल्स के ऊपर स्टडी करेंगे जिनके अंदर किसी भी किस्म का सेल मौजूद नहीं होता, लेकिन उन पार्टिकल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो रेप्लिकेशन करते हैं, यानी कि अपने नंबर को वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। उन्हीं में से एक पार्टिकल आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा होगा जिसका नाम वायरस है। ये जो आपको सामने इमेज नजर आ रही है, ये एक वायरस की इमेज है और हम इस चैप्टर के अंदर वायरस के ऊपर ही हमारा ज्यादातर फोकस रहेगा। तो और भी हमारे पास ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारा ज्यादा फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, वायरस के ऊपर रहेगा। अच्छा, पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन में आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। अच्छा देखिए, वायरस को जो है वो लिविंग भी कंसीडर किया जाता है और नॉन लिविंग भी कंसीडर किया जाता है, यानी कि इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर पे रखा गया है। अच्छा, वायरस को लिविंग हम इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये रिप्रोडक्शन करता है, ये रेप्लिकेशन करता है, यानी कि अपने नंबर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और जो भी चीज अपने नंबर को इंक्रीज करती है उसको लिविंग कंसीडर किया जाता है। अच्छा, नॉन लिविंग हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम इसको होस्ट की बॉडी से बाहर निकाल दें, अब वायरस जो अपने नंबर को इंक्रीज करता है ना, वो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर करता है। फॉर सपोज करो कि ये मैं हूं और ये मेरा एक सेल है, और इस सेल के अंदर अगर ये वायरस मौजूद है तो अपनी कॉपीज बनाता रहेगा, अपना नंबर इंक्रीज करता रहेगा। लेकिन अगर मैं किसी तरीके से इस वायरस को इस सेल से बाहर निकाल दूं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग हो जाएगा। तो यानी कि वायरस को लिविंग बनने के लिए, वायरस को रिप्रोडक्शन करने के लिए, वायरस को अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए किसी होस्ट की जरूरत पड़ती है। बगैर होस्ट के ये कभी भी अपना नंबर इंक्रीज नहीं कर सकता। यानी आसान लफ्जों में हम कह सकते हैं कि वायरस जो है वो होस्ट की बॉडी के अंदर लिविंग है और होस्ट की बॉडी से वायरस क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। अब हम समझ लेते हैं कि आखिरकार वायरस होस्ट की बॉडी के बाहर नॉन लिविंग क्यों है, और जब होस्ट की बॉडी के अंदर आता है तो ये लिविंग कैसे बन जाता है, और फिर अपनी रिप्रोडक्शन को ये किस तरह से परफॉर्म करता है। अच्छा, आपने याद रखना है, वायरस के अंदर या तो सिर्फ डीएनए होगा या तो सिर्फ क्या होगा, आरएनए होगा। वायरस के अंदर दोनों चीजें कभी भी मौजूद नहीं होंगी। हमारे पास कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसके पास डीएनए भी हो और जिसके पास आरएनए भी हो। अच्छा भाई, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायरस की जो बॉडी है वो इतनी छोटी है, वायरस की साइज इतनी स्मॉल है कि इसके पास इतना स्पेस ही नहीं होता कि ये डीएनए को भी रखे और आरएनए को भी रखे। तो इसलिए लिहाजा इसके अंदर या तो सिर्फ डीएनए पाया जाता है या तो सिर्फ क्या पाया जाता है, आरएनए। कभी भी कोई भी ऐसा वायरस नहीं होगा जिसके अंदर डीएनए भी पाया जाता हो, जिसके अंदर आरएनए भी पाया जाता हो। अच्छा, डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा और उसके साथ कुछ प्रोटीन्स भी इसके अंदर मौजूद होती हैं जो कि किसकी तरह काम करती हैं, एंजाइम्स की तरह काम करती हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वायरस लेक सेल्यूलर ऑर्गेनील्स। वायरस के पास किसी भी किस्म का कोई भी ऑर्गेनील नहीं होता, तो वायरस किसी भी किस्म की मेटाबॉलिज्म भी नहीं कर सकता और एनर्जी को जनरेट भी नहीं कर सकता। अब ये बात मैं आप लोगों को समझाता हूँ कैसे। देखिए, ये सपोज करें एक ह्यूमन बीइंग का सेल है और ये सेल का एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर ये पड़ा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, सही है। और यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, और मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, गोल्जी बॉडीज है। अब पूरे सेल का जो स्ट्रक्चर है, उसके जो ऑर्गेनील है, उनके ऊपर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहां से देख लेना। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है, डीएनए मौजूद होता है। भाई, कौन सी प्रोटीन बननी है, कौन सा एंजाइम बनना है, कौन सा हार्मोन बनना है, इसका मैसेज इस डीएनए के अंदर मौजूद है। लेकिन आपने याद रखना है, डीएनए के अंदर सिर्फ प्रोटीन को, एंजाइम को, हार्मोन को बनाने का मैसेज है। डीएनए के अंदर वो चीज बनाने की सलाहियत नहीं है। उसको बनाने के लिए इसको बाहर आना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे प्रोटीन बनाने के लिए इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी हमारी प्रोटीन बनती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आपको पता है कि क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और उन राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन बनती है, इसलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। जब प्रोटीन बन जाती है तो फिर उस प्रोटीन को मॉडिफाइड करने के लिए कहाँ भेजा जाता है, गोल्जी बॉडीज के पास भेजा जाता है। फिर गोल्जी बॉडीज प्रोटीन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, और जो रिक्वायर्ड प्रोटीन होती है उसमें उसको कन्वर्ट कर देता है। अब इसी तरह से जब हम किसी ग्लूकोज को खाते हैं, किसी हम कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं, तो वो डाइजेस्ट होकर जब ग्लूकोज बन के हमारे सेल के अंदर आता है तो हम क्या करते हैं, इस ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया में भेजते हैं। इसके ऊपर भी मैं डिटेल डिस्कस कर चुका हूं, बायो एनर्जेटिक्स के अंदर आप पढ़ सकते हैं। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज को तोड़ते हैं और इसको तोड़ने के बाद हम 38 मॉलिक्यूल्स एटीपी के क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये ऑर्गेनील
होंगे तभी ये एनर्जी की प्रोडक्शन होगी और तभी मेटाबॉलिज्म होगा, तभी ये प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स बनेंगे। अगर ऑर्गेनील नहीं होंगे तो ऐसा काम कुछ भी नहीं होता। अब अगर हम वायरस की बात करें तो ये हमारे पास सिर्फ एक वायरस है। वायरस के पास क्या है? या तो उसका डीएनए होगा या तो उसका क्या होगा? आरएनए। अब वायरस के पास ये एबिलिटी तो है कि वो प्रोटीन के, हार्मोन के, एंजाइम के कोड रखता है, लेकिन उन कोड को भेजे कहाँ पे, कौन से ऑर्गेनील में भेजे? तो उसके लिए ये क्या करता है? होस्ट का सहारा लेता है। अब ये वायरस क्या आएगा? होस्ट सेल के अंदर आएगा। अंदर आने के बाद या तो इसके डीएनए को किल कर देगा सेल के, या तो इसको इनएक्टिवेट कर देगा, या इसके डीएनए के साथ मिल जाएगा। और फिर क्या करेगा? इसके डीएनए को इनएक्टिवेट करके अपना डीएनए एक्टिवेट कर देगा, और जो भी प्रोटीन बनानी होगी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनवाएगा। जो भी मॉडिफाई करवानी होगी वो गोल्जी बॉडी से क्या करवाएगा? मॉडिफाई करवाएगा। और अगर एनर्जी की प्रोडक्शन करनी होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया का सहारा लेगा और एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि वायरस जब होस्ट के अंदर है तो लिविंग है, अपनी प्रोडक्शन भी करता रहेगा। जाहिर सी बात है, अगर ये वायरस है, ये चाहता है कि मैं अपनी कॉपी बनाऊं, तो जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाने के लिए इसे बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए होते हैं, और एंजाइम्स बनाने के लिए अभी मैंने आपको कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होना बहुत जरूरी है, गोल्जी बॉडीज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे एंजाइम्स जितने भी बनते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, और फिर गोल्जी बॉडीज में वो मॉडिफाइड होते हैं, क्योंकि एंजाइम्स जितने भी होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो इसके लिए इसको किसका सहारा लेना पड़ता है? होस्ट का। तो लिखा हुआ है कि वायरस लेक्स सेल्यूलर ऑर्गेनील्स। अब इस बेचारे के पास कोई ऑर्गेनील ही नहीं है, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। इसके पास ये कोड है कि मुझे कौन सा एंजाइम बनाना है, कौन सी प्रोटीन, कौन सी हार्मोन, लेकिन वो जिस जगह पे बनती है ना, वो चीजें इसके अंदर मौजूद नहीं होती। तो इसके लिए बेचारा क्या करता है? बेचारा तो खैर नहीं है, होस्ट के अंदर आता है और फिर इस तरह से होस्ट के डीएनए को डैमेज करता है, और फिर अपना जो है डीएनए अंदर इंट्रोड्यूस करके फिर उससे मुख्तलिफ किस्मों की प्रोटीन बनवाता है और हमारे सेल को क्या करता है? डैमेज करता है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है आप लोगों की आसानी के लिए, टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म एंड जनरेट एनर्जी इट गेट एंट्री इनटू द होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर क्या करेगा? एंट्री लेगा, जहां पे होस्ट सेल के ऑर्गेनील्स को इस्तेमाल करेगा। ये ऑर्गेनील्स एक किस्म की हमारी मशीनरी है, यहाँ पे इस्तेमाल करेगा और फिर अपने बायो मॉलिक्यूल्स बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एक्स-वाई-जेड जो भी इसको बनाना होगा वो फिर आके यहाँ पे बनाता है। अच्छा, एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है, इट हैज एबिलिटी टू म्यूटेंट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अच्छा, म्यूटेंट लफ्ज का मतलब क्या होता है? चेंज, यानी कि अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को चेंज करने की एबिलिटीज के पास मौजूद होती है। अच्छा देखो, आपने एक बात याद रखनी है, जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, कौन सी रिप्रोडक्शन करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उसके अंदर वेरिएशन कभी भी नहीं आती। तो वायरस जो है वो भी एक किस्म की, समझो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सिंपल रिप्रोडक्शन करता है। तो फिर बच्चे पूछते हैं कि सर वायरस के अंदर वेरिएशन कैसे आती है? तो वायरस के अंदर जो वेरिएशन आती है वो रिप्रोडक्शन से नहीं आती, वो वेरिएशन आती है म्यूटेंट से। ये सिर्फ और सिर्फ वायरस के अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है? म्यूटेंट करता है, जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है? चेंज करता रहता है, और इस तरह से आपको मुख्तलिफ किस्मों के क्या मिलते हैं? वायरसेस मिलते हैं। देखो, अगर एक बार हमें कोल्ड होता है, मैं आपको आसान सी मिसाल देके समझा रहा हूं, अगर एक बार हमें कोल्ड होता है या फ्लू वगैरह होता है, तो जब ये फ्लू का वायरस हमारी बॉडी में आता है, कोल्ड का वायरस हमारी बॉडी में आता है, तो हमारी बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है और इस वायरस को हमेशा के लिए इनएक्टिवेट कर देती है, और फिर एंटीबॉडीज बना के सेल के अंदर छोड़ देती है, ताकि आइंदा इस किस्म का वायरस आए तो उसको फ्लू या कोल्ड करने का मौका ही ना दिया जाए, उसको पहले ही क्या कर दिया जाए? इनएक्टिवेट कर दिया जाए। लेकिन ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, हमें दोबारा भी कोल्ड हो जाता है, हमें दोबारा भी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पहले जो वायरस आया था उसकी प्रोटीन कुछ और थी, और इसको पता चल गया कि अब इसके खिलाफ इसकी बॉडी ने क्या किया होगा? एंटीबॉडीज बना ली होंगी। तो जब ये दूसरी बार आएगा, ये इतना तेज होता है कि ये जो है अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज करके आएगा। जब चेंज करके आएगा तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा, और जब तक बनाएगा तब तक ये हमारी बॉडी को क्या करता रहेगा? इफेक्ट करता रहेगा। तो ये एबिलिटी सिर्फ वायरस के पास होती है, अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है, और इससे होस्ट को बड़ा क्या होता है? नुकसान होता है। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एक नया इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए हम तकरीबन भी हमें 7 से 14 दिन चाहिए होते हैं। इतने दिनों में जाके फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है उस पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ। और ये वायरस की बहुत अच्छी यानी कि वायरस के हिसाब से इसकी बहुत अच्छी ये एबिलिटी है कि वो अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज करता रहता है, ताकि जो होस्ट के सेल के अंदर एंटीबॉडीज बनी हुई है वो उसके खिलाफ आसानी से अटैक ना कर पाए। ये कहता है आउटसाइड द होस्ट सेल इट इज कंसीडर एज नॉन लिविंग। सेल के बाहर निकाल दो, ये आपका नॉन लिविंग हो जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, कोई भी वाइटल एक्टिविटी ये शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वाइटल एक्टिविटी शो करने के लिए इसे मशीनरी चाहिए, इसे ऑर्गेनील्स चाहिए, जो कि वो होस्ट के सेल के क्या करता है? इस्तेमाल करता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वायरस का मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया ये आप लोगों को समझ आ गया होगा।
देखो, वायरस को कभी भी हम ऑर्गेनाइजम्स नहीं कह सकते। वायरस के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, वो एंटिटी यानी वजूद का लफ्ज या पार्टिकल का। मैं समझता हूँ बेहतर लफ्ज पार्टिकल का है। वायरस एक पार्टिकल है, एक इन्फेक्शियस पार्टिकल है, या वायरस आप कह सकते हो एक किस्म का पैरासाइट है जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है और अपनी रिप्रोडक्शन करता है, होस्ट को नुकसान पहुंचाता है। बाहर निकाल दो तो ये क्या बन जाएगा? नॉन लिविंग बन जाएगा। बाकी ये वाली बात भी मैंने बता दी कि इसके अंदर ये म्यूटेशन वाली जो एबिलिटी होती है, इससे ये मुख्तलिफ किस्मों के वायरस जो हैं बनते हैं। वरना याद रखना, जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी ना, उसके अंदर कभी भी वेरिएशन नहीं आती, कभी भी वेरिएशन नहीं आएगी। हमारे अंदर वेरिएशन है। अब देखो, जैसे हम 6 भाई हैं और 3 बहनें हैं, लेकिन हमारे माँ बाप एक है, लेकिन इन एक माँ बाप से हम 9 बहन भाई बनने वाले सारे के सारे अलग अलग हैं, वेरिएशन है। क्यों? क्योंकि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोडक्ट होते तो सारे के सारे हम अपने पेरेंट्स से क्या करते? रिसेंबल करते। तो मुझे उम्मीद है कि इसका जो इंट्रोडक्शन है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं इसकी डिस्कवरी के बारे में। तो ये कहता है जो वर्ड वायरस है, ये एक लैटिन जबान का लफ्ज है और लतीनी लोग इसे विनोम कहते थे। और उस वक्त विनोम का मतलब पॉइजन हुआ करता था, जहर हुआ करता था। बाज औकात ये कभी कभी आप लोगों की टेस्ट में आ जाता है। अच्छा, 19 सेंचुरी के एंड में हमें एक बहुत खतरनाक बीमारी मिली। उस बीमारी से ये हो रहा था कि जो टोबैको प्लांट होता है, ये किस्म का टोबैको प्लांट होता है, उसके अंदर एक बीमारी लग रही थी। उसके अंदर लीव्स जो थे वो रिंकिल हो रहे थे, यानी इस शेप को, ये साइडों से जो कट रहे हैं, इस शेप को रिंकिल कहा जाता है। और उनके अंदर क्या आ रहे थे? मोटिल्ड आ रहे थे। मोटिल्ड का मतलब है इस तरह के दाग आ रहे थे, इस तरह के धब्बे आ रहे थे, मोजेक आ रहे थे। तो हुआ ये कि साइंसदानों को ये बीमारी बड़ा कंफ्यूज कर रही थी और साइंसदानों ने इस बीमारी का नाम रखा टोबैको मोजेक डिजीज। टोबैको इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि टोबैको प्लांट पे हमला करती है। मोजेक इसलिए कहते हैं क्योंकि आप यहाँ पे देखें, ये डॉट डॉट बने हुए। मोजेक का मतलब होता है धब्बे नुमा, पेच नुमा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये धब्बे बने हुए हैं। तो हुआ ये कि ये टोबैको प्लांट के अंदर देखा गया टोबैको मोजेक डिजीज का, जिसकी वजह से उसके पत्तों के ऊपर इस तरह से दाग दाग धब्बे भी आ रहे थे और उनके जो पत्ते थे वो क्या हो रहे थे? रिंकल्स, यानी कि इस तरह से साइडों से इस तरह से कट रहे थे। हालांकि पत्ता नॉर्मली ऐसा कभी भी नहीं होता। फिर क्या हुआ? 1892 के अंदर एक रशियन वायरोलॉजिस्ट आया जो कि वायरस की फील्ड का एक्सपर्ट था, जिसका नाम इवानोव स्काई था। इसने आके बताया कि इस टोबैको मोजेक डिजीज का जो पॉजिटिव एजेंट है, जो ये बीमारी काज कर रहा है, वो कोई और नहीं है, वो टोबैको मोजेक वायरस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बीमारी सामने आप लोगों को दिखाई जा रही है, टोबैको मोजेक डिजीज, ये इस टोबैको मोजेक वायरस की वजह से हो रही है। ये सबसे पहले में किसने बताया था? इवानोव स्काई ने बताया था, जो कि क्या था? वायरोलॉजिस्ट था। अच्छा, ये कहता है कि वायरस को हम दूसरा फिल्टरेबल वायरस भी कहते हैं। हमारे पास एक पोर्सिलिन फिल्टर पेपर आता है। ये सामने मैंने लिख भी दिया है, पोर्सिलियन एक फिल्टर पेपर होता है। अगर आप यहाँ से बैक्टीरिया को पास करो ना, तो बैक्टीरिया यहाँ से पास नहीं होता। हालांकि आपको पता है बैक्टीरिया कितना छोटा साइज का है, कितनी स्मॉल साइज का है, यहाँ से पास नहीं होगा। लेकिन जब वायरस को इस फिल्टर पेपर से पास किया गया तो वायरस यहाँ से क्या हो गया? पास हो गया। अब आप अंदाजा लगा लो कि इस वायरस की साइज कितनी छोटी हो सकती है कि पोर्सिलिन पेपर से, फिल्टर पेपर से ये पास हो गया, जहां से एक बैक्टीरिया कभी भी पास नहीं हो सकता। तो इस तरह से वायरस की क्या हुई थी? डिस्कवरी हुई थी। तो मुझे उम्मीद है कि वायरस की डिस्कवरी और वायरस का इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं वायरस के स्ट्रक्चर के ऊपर, और बाकी इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आपने याद रखना है कि दुनिया के अंदर जितने भी वायरस पाए जाते हैं, उनके अंदर 2 चीजें कॉमन होती हैं। एक, उसके पास कैप्सिड, और दूसरे उसका पास वायरल जीनोम। ये जो 2 चीजें हैं, ये आपको हर वायरस के अंदर मिलेंगी। टेल फाइबर का होना हर वायरस के अंदर मौजूद नहीं होता, लाजमी नहीं हर फाइबर के अंदर हो। वायरल इनवेलप का होना लाजमी नहीं है हर वायरस के अंदर ये मौजूद हो। क्या काम करते हैं बाद में बताता हूं, लेकिन अभी जस्ट आप लोगों को ये बता रहा हूं कि दुनिया के अंदर जितने भी वायरस पाए जाते हैं, उनके अंदर 2 चीजें लाजमी होंगी। एक उसका वायरल जीनोम और दूसरा उसकी कैप्सिड। बाकी टेल फाइबर किसी किसी वायरस में मौजूद होते हैं, मैं आगे चल के नाम भी बता दूंगा। और वायरल इनवेलप भी किसी किसी वायरस के अंदर मौजूद होते हैं, हर वायरस के अंदर मौजूद नहीं होते। अच्छा, पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वायरल जीनोम को। भाई, वायरल जीनोम किसको कहा जाता है? वायरल का मतलब होता है वायरस, और जीनोम का मतलब होता है टोटल कंस्टिट्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, उसके अंदर टोटल जीन्स की अमाउंट कितनी है, टोटल उसके अंदर जीन्स कितने हैं, ये कहलाता है जीनोम। तो वायरस के जब हम जीनोम की बात करते हैं तो उसको कहा जाता है वायरल जीनोम। बहुत आसान है। वायरल जीनोम इज द टोटल कंस्टिट्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी इसके अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल, जितने भी जीन्स पाए जाते हैं, उन सारों को मिला के वायरल जीनोम कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो
डीएनए हो सकता है या तो सिर्फ आरएनए हो सकता है, दोनों कभी भी नहीं हो सकते क्योंकि वायरस की साइज बहुत छोटी होती है, तो दोनों के लिए स्पेस नहीं होता। अच्छा, ये कहते हैं समटाइम्स वायरल जीनोम के साथ कुछ प्रोटीन्स भी लगी हुई होती हैं, जैसा मैंने स्टार्ट में आपको बताया, जो कि काम करती हैं एज एंजाइम्स, स्टार्टिंग में बता दिया था। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो, ये हमारे पास क्या है, इस इमेज के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, अगर आप इस पे फोकस करें, आपको इसका न्यूक्लिक एसिड नजर आ रहा है। आपको पता है न्यूक्लिक एसिड किसको कहा जाता है? डीएनए और आरएनए को कहा जाता है। लेकिन वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड होगा, या तो वो सिर्फ क्या होगा, डीएनए होगा, या तो वो सिर्फ क्या होगा, आरएनए होगा। दोनों चीजें इसके अंदर कभी भी जो है वो मौजूद नहीं होंगी, या तो डीएनए या तो आरएनए। अच्छा, अब आप इसको गौर से देखो, इसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो एक प्रोटीन की बनी हुई कोट के साथ ढका हुआ है, पूरा अंदर छुपा हुआ है। प्रोटीन की इस कोट को कहा जाता है कैप्सिड। ठीक है, कैप्सिड क्या है? प्रोटीन की बनी हुई एक कोट है, जिसका काम क्या होता है, वायरस के जीनोम को, वायरल के जीनोम को क्या करना, इनक्लोज करना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कैप्सिड किसकी बनी हुई है, तो ये छोटे छोटे यूनिट्स की बनी हुई है, जिसको क्या कहा जाता है, कैप्सोमर्स कहा जाता है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसके छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट आपको नजर आ रहे होंगे। ये छोटे छोटे यूनिट कैप्सोमर कहलाते हैं। ये कैप्सोमर मिलकर प्रोटीन की एक कोट बनाते हैं, जिसका नाम क्या है, कैप्सिड। और इस कैप्सिड का काम क्या होता है, वायरस के जीनोम को क्या करना, इनक्लोज करना, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है। तो ये कहता है द प्रोटीन कोड दैट इनक्लोजेस द वायरल जीनोम कॉल्ड एज कैप्सिड। वो प्रोटीन की कोड जो वायरस के जीनोम को इनक्लोज करती है, उसे क्या कहा जाता है, कैप्सिड कहा जाता है, जो कि प्रोटीन के छोटे छोटे यूनिट्स की बनी हुई है, जिनको क्या कहा जाता है, कैप्सोमर कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि वायरल जीनोम भी आपको आ गया होगा और कैप्सिड भी जो है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, अगर हम वायरल जीनोम की बात करें, जो कि न्यूक्लिक एसिड है या डीएनए या आरएनए, तो ये वायरस का कहलाता है इनर कोट। वायरस के अंदर ना दो कोट होती है, एक होती है इनर कोट, दूसरी होती है आउटर कोट। तो वायरल जीनोम जो है वो कहलाता है इनर कोट। मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप परेशान ना हो। जीनोम इज कंसिडर एज द इनर कोट ऑफ वायरस। तो ये वायरस की क्या कहलाती है, इनर कोट कहलाती है। और ये जो आप कैप्सिड देख रहे हैं ना, ये कैप्सिड वायरस की क्या कहलाती है, आउटर कोट कहलाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जीनोम का और कैप्सिड का जो है वो अच्छा खासा कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, वायरल इनवेलप्स। अब ये जो वायरल इनवेलप है ना, ये वायरस का पार्ट नहीं है। इसके बारे में आपको समझाता हूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और एंट्री टेस्ट में भी इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आते हैं। देखिए भाई, ये हमारे पास एक होस्ट है, और आपको पता है कि होस्ट की जो होस्ट है, ये होस्ट का सेल है, और ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसके ऑर्गेनील वगैरह पड़े हुए हैं, एक्स वाई जेड। वायरस ये जो होस्ट का सेल है, इसकी जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है, आपको सब लोगों को पता है कि इसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आम लफ्जों में हम इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जब वायरस इसके अंदर एंट्री लेगा, मान लेते हैं कि ये क्या है, वायरस, जब वायरस इस सेल के अंदर ये एंट्री लेगा, ये वायरस है, तो कुछ वायरस इतने तेज होते हैं कि वो जब होस्ट से बाहर निकलते हैं, जब ये होस्ट से क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे, तो ये इतने चालाक होते हैं, ये होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी अपने साथ लेके बाहर निकलते हैं। अब ये वायरस है, ठीक है, और जब ये होस्ट से बाहर निकलेगा तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टुकड़ा भी अपने साथ लेता आएगा, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टुकड़ा क्या कहलाएगा, वायरल इनवेलप कहलाएगा। यानी कि कितनी बार टेस्टों में पूछा गया है कि जो वायरल इनवेलप होती है वो किसका पार्ट है, वायरस का पार्ट है या होस्ट का पार्ट है? तो आप खुद देख लो वो किसका पार्ट है, ये होस्ट का पार्ट होता है। और ये एबिलिटी हर वायरस के पास मौजूद नहीं होती, कुछ वायरसेस के पास ये एबिलिटी मौजूद होती है, और जिसके पास ये एबिलिटी मौजूद होगी ना, समझो वो खतरनाक किस्म का क्या होगा, वायरस होगा। जिसके ऊपर वायरल इनवेलप होती है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि देखो, हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसके ऊपर लगी हुई होती है ग्लाइकोप्रोटीन। आपको पता है ग्लाइकोप्रोटीन एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना हुआ है। इस ग्लाइकोप्रोटीन से का काम क्या होता है? अब मैंने कहा था ना कि एक जैसे सेल मिलके आपस में टिश्यू बनाते हैं, तो मेरा सवाल ये था कि ये सेल एक दूसरे को फाइंड कैसे करते हैं, एक दूसरे को मैच कैसे करते हैं? तो इस सेल के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन लगी हुई है, इसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन को ही मैच करके क्या करते हैं, एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर मिलके क्या करते हैं, टिश्यू बनाते हैं इन ग्लाइकोप्रोटीन की मदद से। अब मसला ये है कि जब ये वायरस ग्लाइकोप्रोटीन ले जाती है, प्लाज्मा ब्रेन ले जाता है, तो इस प्लाज्मा ब्रेन पे ये ग्लाइकोप्रोटीन भी लगी हुई है। तो अब इस वायरस का इस सेल के ऊपर दोबारा हमला करना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन है और इस सेल के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करेंगी, और हम नहीं चाहते कि वायरस का सेल होस्ट सेल के साथ क्या करे,
कॉम्बिनेशन करे। तो इसलिए कहा जाता है कि जिस वायरस के ऊपर ये वायरल इन्वेलप होती है ना, वो बड़ा ही खतरनाक वायरस बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये इन्वेलप लाता है, तो मैंने क्या बताया कि वायरस जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी, इसके ऊपर ये ग्लाइकोप्रोटीन लगी हुई है, और इसका काम क्या होता है, ये दूसरे सेल की जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसके साथ मैचिंग करके उसको अपना पार्टनर बना लेती है और टिश्यू बन जाती है। अब ये जो वायरस है, इसने क्या किया हुआ है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ली हुई है और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर डेफिनेटली ग्लाइकोप्रोटीन लगी हुई होगी। तो अब इन दोनों का मिलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और ये वायरस आसानी से इस सेल के ऊपर क्या कर सकता है, हमला कर सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जिसके ऊपर वायरल इन्वेलप होती है ना, वो बहुत ज्यादा क्या खतरनाक वायरस होते हैं। ये कहता है कि सम वायरसेस पजेस अ लेयर ऑफ लिपोप्रोटीन। अब आपको बताया हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। मैं सारा आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बता चुका हूँ। तो ये कहता है कि कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके पास ऊपर लेयर होती है लिपोप्रोटीन की, कैप्सिड के बिल्कुल बाहर, उसको कहा जाता है इन्वेलप। पूरा नाम क्या है, वायरल इन्वेलप। इन्वेलप पजेस ग्लाइकोप्रोटीन। मैंने आपको बताया कि इन्वेलप के पास क्या लगी हुई होती है, ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है। विच हेल्प टू रिकॉग्नाइज द होस्ट सेल, यानी कि पहले होस्ट के सेल को रिकॉग्नाइज करने में वायरस को मसला हो रहा था। अभी जब ये वायरस ने अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ले ली है और इसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन आ गया, तो होस्ट को रिकॉग्नाइज करने में ये देरी नहीं करेगा, और जितना जल्दी होस्ट को रिकॉग्नाइज करेगा उतना इस शख्स के सेल को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। इट इज फार्म फ्रॉम दी होस्ट सेल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप खुद यहाँ पे देख रहे हो, जो वायरल इन्वेलप बन रही है वो वायरस का पार्ट नहीं है, वो किसका पार्ट है, वो होस्ट का। आपने याद रखना है कि कैप्सिड जो है वो तो वैसे आउटर कोट हो है ही है, लेकिन जिन वायरसेस के ऊपर इन्वेलप होती है वो भी उसकी क्या कहलाती है, आउटर कोट। तो यहाँ पे आप देखें, ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लिक एसिड, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए, और ये उसके ऊपर प्रोटीन की कोट बनी हुई है जिसे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, जो कि छोटे छोटे कैप्सोमर की बनी हुई है। इसके ऊपर आपको कोई इन्वेलप नजर आ रही है, मुझे तो नजर नहीं आ रही, लेकिन ये वो वायरस है जिसके ऊपर आपको बाकायदे क्या नजर आ रही है, ये देखिए पूरी की पूरी आपको एक इन्वेलप नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये वायरस किसी होस्ट की बॉडी में गया है और उस होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ के लाया है, जो कि वायरस के ऊपर क्या कंसीडर की जाती है, इन्वेलप। और ये जो आप ब्लू ब्लू कलर के देख रहे हैं, ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, और इस प्रोटीन की मदद से ये होस्ट के सेलों तक आसानी से पहुंच जाएगा, रिकॉग्नाइज करेगा, और होस्ट को ये काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। तो जिसके ऊपर वायरल इन्वेलप होती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक वायरसेस होते हैं। अब आप लोगों ने मुझे बताना है जो कोरोना वायरस है उसके ऊपर इन्वेलप होती है या नहीं होती, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बताना है। हम अपनी डिस्कशन को यहीं पे खत्म करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वायरस की क्लासिफिकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।